नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले नजर हेडलाइंस पर। एबीवीपी का राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन सत्रों में ऑपरेशन सिंदूर समेत सुरक्षा परिदृश्य पर हुई चर्चा। सीएम धामी ने यात्रा पर बरसाए फूल। रामनगर में जीएसटी चोरी का भंडाफोड़, सहायक आयुक्त ने किया बड़ा खुलासा। व्यापारियों में हड़कंप, विभाग ने थमाए नोटिस। मनरेगा धनराशि में गड़बड़ी के आरोप। उत्तराखंड में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी पिकअप, एक की मौत, 2 घायल। टमाटर से लदी थी। ग्रामीणों ने चीख पुकार सुन एसडीआरएफ को बुलाया। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल हेतु 6 महीने के लिए हुए बंद। धाम की सुरक्षा अब आईटीबीपी के हवाले, बढ़ाई गई सुरक्षा। और उत्तराखंड में बादल छाए, ठंड बढ़ी, पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा। केदारनाथ में तापमान -15 डिग्री सेल्सियस। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन 28 से 30 नवंबर के बीच देवभूमि उत्तराखंड के परेड ग्राउंड में बसाए गए भगवान बिरसा मुंडा नगर में जारी है। राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन के आरंभ में शिक्षा की भारतीय संकल्पना, वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य एवं हमारी भूमिका विषय पर भाषण सत्र हुआ। इसमें वक्ता के रूप में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर राजशरण शाही उन्होंने उद्बोधन दिया। इसके बाद 5 समानांतर सत्रों में वैश्विक जेन जी आंदोलन और भारतीय युवा, एआई चैट जीपीटी एवं शिक्षा, बांग्लादेशी घुसपैठ और एसआईआर, समसामयिक जनसंख्या असंतुलन एवं विकसित भारत का लक्ष्य और ऑपरेशन सिंदूर और बदलता सुरक्षा परिदृश्य पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। सीएम धामी एबीवीपी की यात्रा में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं पर उन्होंने फूल बरसाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए उत्तराखंड राज्य की चीनी मिलों द्वारा क्रय किए जाने वाले गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को गति देना है और यह सुनिश्चित करना है कि गन्ना किसानों को उनकी उपज का पूर्ण और उचित मूल्य समय पर प्राप्त हो। इसी उद्देश्य के तहत वर्ष 2024-25 की तुलना में इस वर्ष गन्ना मूल्य में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। गत पेराई सत्र 2024-25 में अगेती प्रजाति का राज्य परामर्शित मूल्य 375 प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 365 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित था। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि नए पेराई सत्र 2025-26 के लिए इन मूल्यों में वृद्धि करते हुए अगेती प्रजाति का मूल्य 405 रुपये प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 395 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में अनेकों विकास कार्य किए जा रहे हैं। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है और उसी के तहत राज्य से जो पलायन हुआ था वो अब रिवर्स होता दिखाई दे रहा है। प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि ये उत्तराखंड सरकार की बड़ी उपलब्धि है कि लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव से प्रदेश में रिवर्स पलायन की सकारात्मक लहर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में एक सुखद दौर के रूप में नजर आ रहा है और सरकार भी चाहती है, नीतियां भी ऐसी बनी हैं पिछले कुछ वर्षों में कि रिवर्स पलायन हो और उत्तराखंड जैसे सीमांत और पर्वतीय राज्य में रिवर्स पलायन को लेकर अभी भविष्य में भी सरकार द्वारा बहुत कुछ किया जाना है और हमें लगता है कि आने वाले वर्षों में इसके और भी सुखद परिणाम आएंगे और हमारे पर्वतीय जनपद पूर्ण रूप से विकसित होकर और रिवर्स पलायन के आधार पर कहीं ना कहीं अपनी एक छाप छोड़ेंगे और रिवर्स पलायन में आकर काम करने वाले और प्रदेश की भागीदारी निभाने वाले, सहयोग देने वाले विकास में ऐसे नौजवानों को और सभी परिवारों का सरकार ने स्वागत किया है और भविष्य में भी करेगी।
हरिद्वार विकास भवन रोशनाबाद में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के धरने पर महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष संतोष चौहान और महिला कांग्रेस की पदाधिकारियों नलिनी दीक्षित, अंजू द्विवेदी, रचना शर्मा, बिंदु शर्मा, सुमन अग्रवाल आदि सभी महिलाओं ने आंगनबाड़ी महिलाओं के धरने का समर्थन किया और सरकार से गुजारिश की कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष संतोष चौहान ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से मानदेय में कुछ विशेष बढ़ोतरी नहीं की गई। आंगनबाड़ी की कार्यकर्ताएं दिन रात एक एक कर घूम घूम कर अपना काम करती हैं, उस हिसाब से उनका मानदेय बिल्कुल नहीं मिलता है। नवंबर से ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो हैं ये लगातार संघर्ष कर रही हैं, धरने पर बैठी हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन इस सरकार के कानों पर कोई जू नहीं रंग रही, क्योंकि ये सरकार महिला विरोधी है और ये महिलाओं को मतलब जो है वो सशक्त होने के लिए कोई इनकी योजना नहीं है। हालांकि उत्तराखंड जो है वो महिला प्रदेश है, महिलाओं के उससे बना है, संघर्ष से बना है, बलिदानों से बना है। आज ये मतलब जो है वीरांगनाओं का प्रदेश है, लेकिन यहाँ महिलाओं की कोई कदर नहीं है। नगर के ग्राम छोई स्थित राज्य कर कार्यालय में कमिश्नर के आदेश पर अधिकारियों द्वारा टैक्स चोरी करने वाले व्यापारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई। विभाग की कार्रवाई के बाद व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामनगर के सहायक राज्य कर आयुक्त अनिल कुमार सिन्हा ने जीएसटी की टैक्स चोरी का बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कमिश्नर के आदेश पर विभाग द्वारा ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि जांच के बाद कुछ ऐसे मामले पाए गए हैं जिसमें मनरेगा के तहत मिलने वाले सरकारी धनराशि लेने के बाद संबंधित लोगों द्वारा भारी अनियमितताएं करने के साथ ही जीएसटी से संबंधित टैक्स जमा नहीं किया गया है, जिसकी विस्तृत जांच के बाद इन सभी को नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है। कुछ व्यापारियों के ऊपर ये चिन्हित लिस्ट बनाई गई है जिनके द्वारा पंजीयन निरस्त होने के बावजूद व्यवसाय किया जा रहा है और उसमें राजस्व की हानि पहुंचाई जा रही है। उसमें चिन्हित करते हुए अभी 27 तारीख को एक जांच की गई थी मार्केट में ही। एक प्रतिष्ठान पे हमारी टीम गई 4 घंटे करीब जांच चली, उनके प्रपत्रों की जांच की गई और तमाम चीज़ें उसमें से लेकर के गई। तो उसका आउटकम ये निकला कि इनके द्वारा करीब 3 करोड़ रुपए की आय पर को घोषित नहीं किया गया। मतलब इस बीच में उन्होंने करीब 3 करोड़ रुपए की विक्रय किया है जिस पे उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया। तो तत्काल उनसे 2 लाख रुपए जमा भी करवाया गया और आगे पैसा जमा करने को उनके द्वारा 1 हफ्ते का समय लिया गया है। सारे टैक्स जमा किए जाएंगे। टैक्स जमा करने के बाद विद इंटरेस्ट जमा करेंगे। उसके बावजूद उनके प्रपत्रों की और भी एनालिसिस की जाएगी। अगर कोई अनियमितता मिलती तो उस पर अलग से कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार में नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आज जिला स्तर की अहम बैठक हुई। इसमें 7 दिसंबर को होने वाले राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मेगा नशा मुक्ति कार्यक्रम की तैयारियों पर व्यापक चर्चा की गई। डीएम ने स्पष्ट किया कि इस अभियान का मकसद सिर्फ जागरूकता फैलाना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग को नशे के खात्मे की लड़ाई में सक्रिय रूप से जोड़ना है। कार्यक्रम स्थल पर विभिन्न विभागों और कई सामाजिक संस्थाओं के स्टॉल्स लगाए जाएंगे, जहां लोग नशा उन्मूलन से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी और वास्तविक लाभ दोनों प्राप्त कर सकेंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से एक कार्यक्रम नशा मुक्त भारत को लेकर 7 दिसंबर को प्रस्तावित है और उसको हम लोग अभी उसकी बैठक की गई। इसमें एक कंसल्टेशन वर्कशॉप और एक आउटरीच प्रोग्राम भी रहेगा जिसमें नशा मुक्त भारत की ओर जो विभागों के द्वारा कार्य किया जा रहा है, कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही वहाँ विभिन्न विभागीय स्टॉल्स भी लगाई जाएंगी जिसमें कि लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। और मैं सभी जनपद वासियों से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रोग्राम में बड़ी संख्या में आकर उस प्रोग्राम में सभी जो स्टॉल्स हैं विभागीय योजनाओं का लाभ लें और आगे आने वाले 5 से 6 दिन में और इस कार्यक्रम की हम रूपरेखा फाइनल करेंगे। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय के आदेश के बाद हरिद्वार में आज हालात किसी बड़े ऑपरेशन जैसे नजर आए। सुबह होते ही सिटी और देहात दोनों इलाकों में पुलिस की टीमें एक साथ मैदान में उतरी। हर थाना और कोतवाली की यूनिट ने मुख्य सड़कों, बाजारों, पुलों और एंट्री पॉइंट्स पर नाकाबंदी लगाकर वाहनों की विस्तृत जांच शुरू की। एसपी क्राइम जितेंद्र मेहरा के अनुसार इस अभियान में सिर्फ औपचारिकता नहीं की गई, बल्कि हर चौपहिया दोपहिया वाहन पर कड़ी नजर रखते हुए यात्रियों के दस्तावेज, सामान और उनकी गतिविधि तक को बारीकी से जांचा गया।
पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार लगातार जनपद में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिससे आमजन में कानून के प्रति आस्था भी रहे और विश्वास भी रहे और उसी के साथ साथ अपराधियों में भय भी रहे। इसी को ही संकल्प को साझा करते हुए सभी व्हीकल्स को और लोगों को चेक किया जा रहा है। जैसा कि आप देखेंगे, अभी आप जहाँ से आए हैं लेंसो चौक और सिरपुर वगैरह में भी सभी जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसको हम लगातार चलाए रखेंगे ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो और आमजन में विश्वास की भावना लगातार निरंतर बढ़ती रहे। रुड़की में शुक्रवार का दिन अचानक से प्रशासनिक हलचल से भर गया जब ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने बिना किसी पूर्व सूचना के शहर के विभिन्न सीएससी सेंटर्स पर औचक निरीक्षण किया। उनके अचानक पहुंचने से सेंटर संचालकों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर अनियमितताएं सामने आईं। कहीं आवश्यक दस्तावेज पूरे नहीं थे तो कहीं सेवाओं में लापरवाही साफ दिखाई दी, जिसमें ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने नोटिस जारी करते हुए 1 सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया। इसमें सबसे पुराना 2-3 पान कार्ड और आधार कार्ड का भी हमें प्रिंट मिला, उसको जब्त किया है और उसी के साथ इनको नोटिस भी दिया जा रहा है कि इनको ये कहना था कि पुराना लोग है, उन्होंने छोड़ के गए थे, उनको वापस नहीं किया गया करके। और मैंने गहनता से पूरा सिस्टम में चेक किया कि उनके पास कुछ ऐसा फोटोशॉट के माध्यम से हमारा कुछ डॉक्यूमेंट फर्जी बना रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ पाया नहीं हमें। और साथ ही साथ इलेक्शन के दौरान भी अभी चलने वाला है, उसको प्रिंट निकालने वाला भी काम, सिर्फ उनको सूची देने का ही काम हो रहा है। और बाकी कई 1-2 लोगों से बात किया हमने, इनका ओवर रेट का भी प्रिलिमिनरी दौर पे तो दिख रहा है, तो इसीलिए मैंने इनको निर्देश दे दिया। मंगलौर कस्बे में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर आज नगरपालिका परिषद परिसर में मंगलौर के विधायक काजी निजामुद्दीन की अध्यक्षता में एक बैठक की गई, जिसमें NIAH मंगलौर सीओ विवेक कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने आज मंगलौर बस अड्डे पर आने जाने वाली बसों और दुपहिया वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान सीओ मंगलौर ने खुद बसों में चढ़कर चेकिंग की। कई मोटरसाइकिल की भी चेकिंग की गई। सीओ मंगलौर ने बताया कि ये चेकिंग लगातार चलाई जा रही है। क्षेत्र में हर संदिग्ध चीज और व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है। उन्होंने आमजन से भी अपील की कि वो अपने आसपास संदिग्ध चीजों पर नजर बनाए रखें और पुलिस को सूचना दें। ये आज जैसा कि आपको सर्वविदित है कि लगातार हर दूसरे तीसरे दिन एक आकस्मिक चेकिंग अभियान हमारे द्वारा चलाया जाता है। इससे पहले नारसन बॉर्डर में बोडपुर तिराहे पे, नहर पटरी पे और काफ़ी इसमें सफलता भी पहले प्राप्त हुई है। तो आज भी जैसे मंगलौर बस अड्डे पे एक आकस्मिक चेकिंग अभियान पुलिस की टीम द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें जितने भी संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध वाहन और जो भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं उसकी एक चेकिंग चलाई जा रही है। आप सभी देख रहे हो कि सभी थाने की फोर्स इसमें लगी हुई है। और बाकी मेरी आमजन से भी यही अपील रहेगी कि अगर ऐसी भी कोई संदिग्ध गतिविधि, संदिग्ध व्यक्ति के बारे में आपको पता चलता है तो आप पुलिस को जरूर बताएं। ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विकास के लिए होने वाले विकास कार्यों में कार्यरत श्रमिकों को भी श्रम विभाग की तमाम योजनाओं का लाभ अब आसानी से मिल सकेगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में ग्राम्य विकास की ओर से उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने मिलकर एक पोर्टल बनाया है। इस पोर्टल पर जितने भी ग्रामीण विकास के अंतर्गत श्रमिक हैं जिन्होंने 90 दिन का रोजगार निर्माण कार्य में पूरा कर लिया है, वो इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसके बाद उन्हें श्रम विभाग की तमाम योजनाओं का फायदा मिलेगा। कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तराखंड सरकार एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक पोर्टल तैयार किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत श्रमिक का कार्य करने वाले श्रमिक भाई बहनों का पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से सरलतापूर्वक हो जाएगा और इसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत श्रमिक का कार्य करने वाले लोगों को मिल पाएगा। श्रम विभाग द्वारा चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुँचे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार प्रयासरत हैं।
बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ ही अब शीतकालीन यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। बद्री विशाल भगवान की पूजा अब शीतकालीन प्रवास स्थल पांडुकेश्वर और नृसिंह भगवान मंदिर ज्योतिर्मठ में होगी, जबकि बाबा केदारनाथ की शीतकालीन पूजा ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में होगी। मां गंगा गंगोत्री की पूजा मुखबा और मां यमुना यमुनोत्री की पूजा खरसाली में होगी। शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं, इसी को लेकर हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी से खास बात की। अभी हमारे साथ बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी जी हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अभी तो जो ग्रीष्मकालीन यात्रा था वो समाप्त हो गया, शीतकालीन यात्रा को लेकर के किस तरह की तैयारी है और इस बार का जो ग्रीष्मकालीन यात्रा हुआ था उसको किस रूप में देखते हैं कि कितने लोग आए और क्या व्यवस्था रही और आगे क्या इसमें करेंगे। देखिए, उत्तराखंड में जो चार धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री और श्री बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया के धाम है। और जिस प्रकार की आज इस बार जो आपदा की मार रही है, उसके बाद भी जो है श्रद्धा पर जो है कि आपदा जो है कि भारी रही है और लाखों की संख्या में लगभग चारों धामों में 50 लाख तीर्थयात्री जो है कि इस बार चारों धामों के अंदर है, जिसमें 18 लाख लोग लगभग जो है कि केदारनाथ जी में और 16.5 लाख तीर्थयात्री जो है श्री बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में रहे। जो धाम में तीर्थयात्रियों को लेकर जिस प्रकार से लोगों की एक पूरे दुनिया और देश दुनिया के अंदर एक आस्था का भाव है, हम सब ने सरकार और राज्य सरकार और हमारी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में और आदरणीय हमारे पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में हमने जो है कि चार धाम यात्राओं को लेकर जो धाम हमारे जो बद्रीनाथ केदारनाथ जी की यात्रा है, इस पर जो है आपदा के दौरान पूरी तरह से जो है कि सारी चाक चौबंद व्यवस्था रही है और यात्रियों के लिए जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं कि हम उनको सुगम और सरल दर्शन उपलब्ध कराएं, वो कार्य को हमने पूरा किया। कुछ कमियां इस बार की यात्रा में जो है कि आपदा के कारण कुछ व्यवस्थाएं रही हैं, उसको आगामी आने वाले उसको लेकर हम रोड मैप और एक कार्य योजना बना रहे हैं। ये दूसरा पड़ाव, जहां आपने शीतकालीन की बात की है, ये शीतकालीन यात्रा का दूसरा पड़ाव प्रारंभ होने जा रहा है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में जहां ये हमारी 2 वर्ष पूर्व जो है कि शीतकालीन यात्रा शुरू की थी, उसको लेकर भी पूरी तैयारियां कर दी गई हैं। जो हमारे शीतकालीन गद्दी है बाबा केदार की जो ऊखीमठ में और भगवान बद्रीनाथ जी की जो जोशीमठ और पांडुकेश्वर में, उसको लेकर भी पूरी तैयारियां जो है कि उसका रोड मैप और वो सारी चीजें जो है कि कार्य योजना तैयार कर दी गई है। सभी हमारे कर्मचारी और जो हमारा शासन प्रशासन जो है पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग मिलजुल कर उसका जो है प्रचार प्रसार जो है कर रहा है और जो तीर्थ यात्रियों को लेकर जो हम दर्शनों को लेकर जो व्यवस्था है उसको लेकर हमारी सारी कार्य योजना बन चुकी है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों से कहना चाहूंगा कि आइए और शीतकालीन यात्रा में भी जो है कि भगवान के दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। तो अभी हमारे साथ बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी थे, जिनका कहना था कि ग्रीष्मकालीन चार धाम यात्रा तो समाप्त हो गई है, लेकिन शीतकालीन जो चार धाम यात्रा है उसके लिए सरकार ने पूरी मुकम्मल तैयारी की है और जो श्रद्धालु यहाँ शीतकालीन यात्रा में आना चाहते हैं, चार धाम की यात्रा करना चाहते हैं, वो उत्तराखंड आकर के दर्शन कर सकते हैं। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी, देहरादून। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम जी के कपाट अब शीतकालीन हेतु 6 महीने के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए बंद हो चुके हैं। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम जी के कपाट 25 नवंबर को आम श्रद्धालुओं के लिए शीतकालीन हेतु बंद कर दिए गए थे और बड़ी बात तो यह है कि श्री बद्रीनाथ धाम के मंदिर की चारों तरफ की सुरक्षा हेतु अब 23वें बटालियन आईटीबीपी के जवानों के हाथ में सौंप दिया गया है। आपको बताते चले कि आज 23वें बटालियन आईटीबीपी के तमाम जांबाज जवान भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। यहां पर भारतीय तिब्बत सीमा के जांबाज ने अपनी चौकसी पूरी तरह से बढ़ा दी है। बद्रीनाथ भू बैकुंठ धाम के मंगल कपाट की बंदी 25 तारीख को 2:53 पर हुए। भगवान की 6 महीने की सुरक्षा व्यवस्था पीएसी के पास थी और वर्तमान समय में आईटीबीपी 23 बटालियन के सुपुर्द कर दी गई है। मैं भगवान बद्री विशाल से यही प्रार्थना करूंगा जो हमारे सुरक्षा के में जो आईटीबीपी के जवान रहें, भगवान उनकी रक्षा करे और भगवान उनको दीर्घायु मनोकामना पूर्ण करे। मैं भगवान से उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं और इस प्रकार से इस बार की सुरक्षा में आईटीबीपी को तय किया है, नियत किया गया है।
उत्तराखंड में इन दिनों अर्ध कुंभ को लेकर घमासान मचा हुआ है। जहां साधु संतों का एक धड़ा अर्ध कुंभ को पूर्ण कुंभ के रूप में मनाने का विरोध कर रहा है, तो वहीं दूसरा धड़ा इसको पूर्ण कुंभ की भांति मनाए जाने के पक्ष में है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि अर्ध कुंभ हो या कुंभ, उसे कुंभ ही कहा जाएगा और 6 वर्ष में होने वाले अर्ध कुंभ को भी कुंभ ही कहा जाता है। 12 वर्ष में जो होता है उसे भी कुंभ ही कहते हैं। नाम की शब्दावली में नहीं पड़ना चाहिए। अर्ध कुंभ की व्यवस्था कुंभ की भांति ही ऐतिहासिक होगी। नाम कुंभ ही होता है और जो 6 वर्ष में होता है उसको भी कुंभ ही कहते हैं, 12 वर्ष वाले को भी कुंभ ही कहते हैं। इसलिए नाम की शब्दावली में पढ़ना नहीं चाहिए। कुंभ की व्यवस्था कोई उत्तराखंड के देहरादून में शनिवार सुबह टमाटर से लदी एक पिकअप 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा हरिपुर कोटी इच्छाड़ी मोटर मार्ग पर कालसी डैम के पास हुआ। वाहन विकासनगर मंडी की ओर जा रहा था। रास्ते में मोड़ पर ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख सका और गाड़ी सीधा नीचे खाई में चली गई। हादसा इतना तेज था कि वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। मृतक की पहचान गोविंदा के रूप में की गई है, जबकि घायलों में फकीरा और सुनील शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने हादसा होते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस और एसडीआरएफ को सूचना दी। एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया और 100 मीटर गहरी खाई में उतरकर शव को सड़क तक पहुंचाया, जबकि घायलों को भी कंधों पर लादकर सड़क पर पहुंचाया गया। घायल मिले 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है। उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्सों में आज बादल छाए रहे, जिससे ठंड बढ़ गई। इसके साथ ही पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा, जिससे सुबह शाम ठंड बढ़ी। राज्य के 4 धामों में तापमान -10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। केदारनाथ में पारा -15, बद्रीनाथ में -11, गंगोत्री में -13 और यमुनोत्री में -9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में हल्की धुंध दिखी। इसके अलावा देहरादून में आज सुबह बादल दिखे। इस बीच कई जिलों में सुबह और शाम के समय कोहरा पड़ने की चेतावनी दी गई। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के पूर्वानुमान के अनुसार उत्तराखंड राज्य में 29 नवंबर को मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।